नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप जेटेट पास करना चाहते हैं, सहायक आचार्य परीक्षा पास करना चाहते हैं, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास करना चाहते हैं, अब तक आपने महसूस किया होगा कि यदि आप में से किसी ने फेल किया है तो वो फेल करने की चांसेस जो होती है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसी के अंतराल में लोग फेल करते हैं। तो यहाँ पर फेल करने का रीजन होता है सीधे सीधे बाजार जाना और वहां से प्रैक्टिस सेट लेकर के आना और सीधे 1 महीना के अंदर परीक्षा पास कर जाना। तो ये सारे रोगों से आपको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये जो है बहुत बड़ी बीमारी है आपकी, जो कि आप ये करते हैं और यहाँ पर पढ़ते नहीं हैं। तो आपको अगर ये 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से यदि आप फेल कर रहे हैं, किसी में रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जिसमें आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों की, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 100 नहीं 101% पास होने की गारंटी देता है। जहां आप 2-4 नंबर कम करके चलते फेल हो रहे थे, वहां आपको 2-4-5 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं। जरूर आपको ये लगा होगा कि ये सही बात है। तो यदि आपको लगता है तो आप यहाँ पर अगर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 501 रुपये में आपको लाइफ टाइम दिया जा रहा है। अगर जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये, और सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपये में आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी का नोट्स खरीद सकते हैं। और यहाँ से सारी तैयारियाँ जब से आप करेंगे तो आपको यह महसूस होगा, कुछ ही दिनों में आपको यह महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि जो हम में कमियां थी वो कमी अब दूर हो रहा है। तो आप जल्दी करेंगे और जरूर स्थान पर अस्थियां, जिसको बोन्स, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, क्या कहलाता है? आपको बताना है कि जिस स्थान पर अस्थि जो होती है, हड्डी जो होती है, एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं, संकीर्ण कहते हैं, संधि कहते हैं, या कोई नहीं। तो देखिए, जहां पर हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है उसको जो है हम लोग यहाँ पर क्या कह लेते हैं? तो उसको ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। कहते हैं ना, जहां पर ज्वाइंट होता है उसको जोड़ भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं, ज्वाइंट भी कहते हैं। तो देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, इस ज्वाइंट से, इस संधि से, यहां से आपको एग्जाम में जो है एक प्रश्न तो पक्का ही छपने वाला है। ठीक है, एक प्रश्न हमेशा आता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, तो आपका जो एक प्रश्न एग्जाम में पक्के आते हैं वो आपका कंफर्म हो जाएगा। और केवल इसमें वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया गया है, वैसे ही प्रश्नों का एनसीईआरटी नोट से लिया गया है जो आपके एग्जाम में केवल आने वाले हैं। बाकी प्रश्नों को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डी होती है? एक वयस्क व्यक्ति, जब व्यक्ति अडल्ट हो गया, वयस्क हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पर कह लेते हैं 18 साल, तो उसकी कितनी हड्डियां होती है? 205, 206, 207 या 208? देखिए, ये प्रश्न आपको बता दे रहे हैं, ये प्रश्न आपको जो है 101 बार नहीं, 1001 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये बार बार आता है। तो देखिएगा, ये प्रश्न कहाँ का है? तो ये क्लास 6 का है। और आप कहते कहाँ हैं? तो आपको लगता है कि बहुत ऊंचा क्लास है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ देख जाओ भाई। आपको हम बताते, कोई एग्जाम चाहे आपको देना हो, वो सारा एग्जाम आपका यहाँ से कंडक्ट होगा और सारा एग्जाम में आप पास कीजिएगा। तो सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये क्लास 6 में है। ठीक है, स्टेप है, फीमर है, अंगुली है, या कोई नहीं। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, फीमर होता है। आगे आप देखिएगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? 5001 बार आने वाला प्रश्न, और यह प्रश्न वो भी समझिए क्लास 6 का। बताइए कहाँ से आ रहा है प्रश्न? तो एनसीईआरटी से आ रहा है। ये कहाँ पर मिल रहा है? तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल रहा है। तो क्यों हम प्रैक्टिस सेट को देखते रहेंगे? हम टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट बना करके देखें ना। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो हम तो यहाँ पर टाइम दे रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का बना करके, टेक्स्ट बुक का। तो आप यहाँ पर परचेज कर लीजिए और इसी को पढ़िए। इसी से 101% जो है आपका परीक्षा में आने का गारंटी है। प्रश्न अगर प्रैक्टिस सेट से
आपका 5 भिड़ता है तो यहाँ से 50 भिड़ेगा, ठीक है। तो हमारे सब शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप, और ये स्टेप कहाँ पाया जाता है तो कान की हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान की हड्डी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कंधा एवं कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? अब देखिए दिमाग में याद रखिए, कंधा और कमर, कंधा में जो हम लोग का हाथ होता है कंधा में, उसको आप देखते हैं तो पूरा रोटेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। हाथ घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो कमर को आप हिलाते हैं तो चारों तरफ हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता है ना। तो ये देखिए, ये जो अगर एक दूसरे पर हो रहा है तो ये बॉल है और इस पर सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ठीक है। अगर उसी में हिंदी की हम बात कर लें तो बॉल जो है क्या होता है? घूमता है चारों तरफ। क्या होता है? अगर एक बार आप लुढ़का दीजिएगा तो ये देखिए लुढ़कते कहीं जाकर के स्थिर होगा। उसी तरह से हाथ को एक बार स्पीड घुमा दीजिए तो एक के बार नहीं रोक पाइएगा, धीरे धीरे रुकेगा ना। तो इसी को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल जो है घूमते रहता है, तो ये कंधा और कमर भी जो है आप चारों तरफ से घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कंधा और कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? तो देखिए इसका हिंदी नाम होता है कंदुक खलिका संधि, और अंग्रेजी में कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, एकदम दिमाग में रखिएगा। यहां पर देखिएगा कंदुक का लिखा हुआ है, कंदुक, ठीक है। कंदुक में देखिएगा कंक से हो गया कंधा और क से हो गया देखिए कमर। कितना अच्छा बात है, देखिए एकदम याद हो गया ना। कंदुक एकदम याद रखिए, कंदुक यानी कंक से हो गया कंधा और क से हो गया कमर। अब बताइए कि कंधा और कमर में कौन होगा? तो कंदुकवे न होगा, ये होगा। समझ गए? एकदम दिमाग में बांध लीजिएगा। कंदुक खलिका संधि जहां आएगा तो कन से होता है कंधा और कए से होता है कमर, और बन जाएगा ये कंदुक खलिका संधि। तो ये याद करने का ट्रिक था, आप इस तरह से कर लीजिएगा। और जो नोट्स परचेज करते हैं उनको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, केहुनी एवं घुटना में कौन सी संधि पाई जाती है? केहुनी एवं घुटना में कौन सी संधि पाई जाती है? देखिए अभी आप यहाँ पर हमारे साथ क्लास में हैं तो केहुनी माने समझते होंगे। केहुनी के कीजिएगा तो केहुनी देखिएगा ऐसे जाके ऐसे लॉक हो जाता है, होता है ना, लॉक हो जाता है, एक के तरफ मुड़ता है, एक के तरफ एकदम केहुनी के घुमाइए, ऊपर नीचे कीजिए, दोनों तरफ जाता है, नहीं जाता, कहीं जाकर के लॉक हो जाता है। आप देखते हैं केवाड़ी, देखते हैं ना केवाड़ी में कब्जा होता है ना, कब्जा तो कहाँ होता है? जहां दोनों जाकर सटता है तो एक के साइड ना खुलता है, केवाड़ी की दोनों साइड चल जाता है, यानी सोने पार हो जाता है का? नहीं होता है। तो यह कब्जा है, तो कब्जा मतलब केहुनी में और घुटना में जब आप उठाइएगा तो एक के तरफ खाली हिल डोल होगा। सोचिए कि हम इधर से फेंक के फिर उधर अपना दूसरे तरफ ले लाएं तो टूट गया है, जेकर टूटेगा ओकरे होगा ना तो नहीं होगा। समझ गए? तो जवन केवाड़ी के कब्जा टूटेगा तो एने से मारिएगा तो ओने फेंका जाएगा, उसी पैर जवन होगा तो एने से मारिएगा तो नहीं, तो एक साइड लॉक होता है ना। तो केहुनी और घुटना में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हीज। क्या कहते हैं? उसी को हीज कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कब्जा और हीज संधि होता है, उसको हम लोग कहते हैं हीज संधि, जो कि हमारा किस में जुड़ा हुआ रहता है? तो केहुनी और घुटना, ये एक के साइड होता है एकदम। अभी देखिए घुटना को हिलाइएगा, अभी पढ़ रहे होंगे तो हिलाते रहिएगा। देखिए एक साइड से दूसरा साइड पार होता है का? सीधा हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। तो ये होता है हीज संधि, ठीक है। हीज संधि 101 बार आया हुआ प्रश्न है आपका। अब देखिएगा, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि है? कंदुक खलिका संधि है, हीज संधि है, धुराग्र संधि है, या पसली पिंजर है? क्या है? देखिए गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई हाथ वाला देख रहे हैं ना, उसको हम बाएं भी ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, दाएं भी थोड़ा कर सकते हैं, बाएं भी कर सकते हैं। तो जो ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए धुराग्र संधि। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। क्या कहते हैं उसको? धुराग्र संधि कहते हैं। तो इसमें धुराग्र संधि पाई जाती है। इस संधि में शरीर के अंग को आगे पीछे, नोट्स वाले के लिए देखिए यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है। अब देखिएगा, जबड़ा और कपाल, जबड़ा जहां पर दांत लगा हुआ है ना, जबड़ा में दांत है ना, तो दांत हिलता डोलता है का? अगर हिला डोला मने बूढ़ा हो गए, और ओकर मने का है? एक बार कबड़ गया तो फिर नहीं ना आएगा। तो हिलता डोलता और मूवेबल नहीं है, ठीक है। और कपार को आप हिला डोला नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, तो ये इमूवेबल जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है यानी अचल संधि का, तो जो है वैसा ही रहेगा, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जबड़ा एवं कपाल को ये घूमता नहीं है, इमूवेबल है यानी अचल संधि है। कौन सा संधि है, अचल संधि है। यदि आप कपार देख रहे होंगे, कपार, तो इसको आप घुमा के दिखाइए, ई नरेटिया जहाँ होता है तहाँ से घूमता है, ई कपरवा ना घूमता है, ठीक है। और जबड़ा, जबड़ा देखिए इस तरह से यहाँ पर दांत है और ऊपर से भी खुलता है दांत, तो ये दोनों एक दूसरे से सटता है, तो ये जबड़ा ना हिल डुल रहा है, यहाँ पर जो है ये हिलाने डुलाने वाला जो गर्दन के पास है यहाँ से हिल रहा है ना, तो ये जबड़ा भी नहीं हिलता है और कपाल भी नहीं हिलता है, इसलिए ये इमूवेबल ज्वाइंट है, ये अचल संधि है, इसको कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जबड़ा एवं कपाल को घुमाया नहीं जा सकता है, यह स्थिर होता है, अचल संधि है, ठीक है। अब देखिए मेरुदंड जो हमारा होता है उसमें कितनी छोटी छोटी अस्थियां से मिलकर बना हुआ है, कितनी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, ये भी एक कॉमन बार से ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है, 30, 31, 32 या 33। तो देखिए मेरुदंड में जो होता है वो 33 छोटी छोटी अस्थियां मिलकर के बनी हुई होती है। किसान का मित्र किसको कहते हैं, लो भैया आ गया 5001 बार आने वाला प्रश्न। अब बोलिएगा कहाँ से आता है सर, प्रैक्टिस सेट से आ रहा है कि छठा क्लास से किताबें से है, तो आप लोग किताब नहीं देखते हैं और इधर उधर मुंह मारते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं जहाँ तहाँ से लेकर के आपका रिजल्ट होता है खराब। तो यहाँ पर सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं 501 रुपये में, और सारे वीडियो भी दिए जाएंगे, सारे नोट्स भी दिए जाएंगे, तो आप जरूर जुड़िएगा। आप यदि नहीं जुड़ते हैं तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो किसान का मित्र किसको कहा जाता है, केचुआ, घेंघा, तिल चट्टा या कोई नहीं, ठीक है। तो किसान का मित्र जो होता है केचुआ को कहा जाता है, क्योंकि केचुआ क्या करता है, तो जमीन को पोला करता है, उर्वरा बनाता है और वो बहुत ही ताकतवर जमीन हो जाता है, जिसके कारण फसल बहुत ही अच्छा होता है। तो किसान का मित्र केचुआ कहा जाता है, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। जल की रानी किसको कहते हैं, मछली, केचुआ, तिलचट्टा या सांप, ठीक है। तो आप लोग कहानी भी पढ़े होंगे, मछली जल की रानी है, पढ़े हैं ना, तो ये जल की रानी मछली होगी। अब अगला देखिएगा, मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है, पेलिक्लैंप होती है, धारा रेखीय होती है, पर्वतनुमा होती है या गुच्छगुदा होता है। क्या होता है मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है, तो मछली के शरीर की आकृति जो होती है दोस्तों वो धारा रेखीय होती है। क्या होती है, धारा रेखीय होती है, जिसके कारण मछली को तैरने में बहुत ही सुविधा होता है। सर्प का शरीर को आगे की ओर कौन धकेलता है, तो उसकी बल्लेआकार होती है, धारारेखीय होती है, उपास्थि होती है, कोई नहीं। तो देखिए ये बल्लेआकार होती है, जिसके कारण ये बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, और इसके कारण जो है ये क्या होती है, तो ये सांप जो है इस रूप में लपटा करके भी बैठ सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे अस्थियों से बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है, केचुआ, तिलचट्टा, घोघा या कोई नहीं। तो किसानों की मिट्टी को पोला किसान का मित्र बनाता है और वो होता है आपका केचुआ, तो राइट आंसर केचुआ होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर आपको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेली परचेज कर रहे हैं, और जब तक एग्जाम नहीं होगा उनको यहाँ पर डेली मिलते रहेगा, और यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा मिलते रहेगा। तो आप भी यहाँ पर दिए गए मोबाइल नंबर पर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और नोट्स परचेज कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश का स्थान बाएं से 15वां है, उस पंक्ति में कुल 45 व्यक्ति हैं, तो रमेश का स्थान दाएं से कितना होगा। देखिए एक ही व्यक्ति है जिसका यहाँ पर बाएं से स्थान दिया हुआ है, और उसी व्यक्ति का आपका दाएं से स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताया गया था अगर एक ही व्यक्ति हो उसका बाएं और दाएं पूछा जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो टोटल बराबर क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें देखिए टोटल है, लेफ्ट है और राइट है। कभी क्या होगा, आपको लेफ्ट और राइट दिया हुआ रहेगा तो टोटल निकालना होगा, कभी टोटल और लेफ्ट दिया हुआ रहेगा तो आपको राइट निकालना होगा, कभी टोटल और यहाँ पर राइट दिया हुआ है तो आपको लेफ्ट निकालना है। तो यही तीनों पर आपको घुमा पिछा के प्रश्न आते रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, एल ना 15 है, और यहाँ पर उस पंक्ति में कुल यानी टी आपका 45 है, तो पूछ रहा है कि रमेश का स्थान दाएं से कितना है, राइट से क्या होगा, आर क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, तो टी बराबर टी यानी 45 बराबर लेफ्ट कितना है 15 प्लस राइट कितना है आपका राइट ना, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो 45 हो गया, और यहाँ पर काम कीजिएगा 15 में से 1 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा आपको 14,
और प्लस राइट। अब इस 14 को हम इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में था तो माइनस में आएगा, तो 45 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आपको बताना है। तो 31 10 41 4 45 31 और बराबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जा रहा है आपका 31 हो रहा है 31, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। तो बस इसी तरह से फॉर्मूला पर आपको बनाते रहना है। चलिए अब टाइप 2 देखिएगा, क्या कीजिएगा, टाइप 2 देखिएगा। देखिए, एक ही पंक्ति में दो छोर से दोनों व्यक्ति अलग अलग हो और बीच में भी व्यक्ति का संख्या दिया हुआ हो तो व्यक्ति का अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है। देखिए, अब एक ही पंक्ति होगा और दोनों छोर से दो व्यक्ति होंगे, यानी बाएं से यदि राम है तो दाहिने से श्याम होगा, यदि बाएं से राधा है तो दाहिने से रेखा भी हो सकती है, इस तरह से होगा। लेकिन इसके पहले वाला में क्या था, यदि बाएं से रेखा 20वां स्थान पर है तो दाएं से रेखा का ही नाम लिया जाता था, तो एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से था। लेकिन अब एक ही पंक्ति में दोनों छोर से दो व्यक्ति अलग अलग होंगे और बीच में व्यक्ति का संख्या दिया हुआ होगा, तो उस व्यक्ति का कुल संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं। उसमें दो चीज पूछा जाता है आपको, कि अधिकतम संख्या क्या है और न्यूनतम संख्या क्या है। तो देखिए, उसकी अधिकतम संख्या बराबर आप क्या कर लीजिएगा, अधिकतम संख्या पूछेगा तो लेफ्ट और प्लस राइट और प्लस मिडिल, ठीक है। और न्यूनतम संख्या पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 करके आप घटा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एल का मतलब है लेफ्ट, आर का यहाँ पर राइट, टी का मतलब टोटल और एम का मतलब है मिडिल नंबर जो बीच में आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां, यानी एल से कितना है आपका 10 है। और यहाँ पर पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 15वां, देखिए दो को व्यक्ति हो गया, यानी ए का स्थान बाएं से 10वां है, ठीक है, और बी का स्थान बाएं से 15वां, तो दो व्यक्ति हो रहा है, ठीक है। तो दो व्यक्ति हो रहा है तो आर बराबर यहाँ हो गया 15, ठीक है। और उन दोनों के मध्य में 5 व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति, यानी एम का मान कितना कर रहा है, 5 कर रहा है ना। तो कुल व्यक्ति की संख्या, तो देखिए इसमें दो तरह का निकलता है, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, ठीक है। तो अधिकतम संख्या निकालेंगे तो मेरा क्या फॉर्मूला दिया हुआ था, एल प्लस आर प्लस मिडिल। तो एल कितना है 10, आर कितना है 15, तो 10 और 15 25, और मिडिल कितना है 5, यानी 25 और 5 30, यानी अधिकतम संख्या इसका कितना होगा 30 होगा, ठीक है। चलिए न्यूनतम संख्या की बात कर लेते हैं। न्यूनतम संख्या के लिए क्या कहा गया था, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट 10 प्लस 15, और माइनस क्या कहा गया था, मिडिल प्लस 2, मिडिल प्लस 2, तो मिडिल में कितना है 5, तो 5 प्लस 2 यानी हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 10 और 15 25, 25 में से 7 गया तो कितना बचेगा 18, ठीक है। यानी अधिकतम होगा 30 और न्यूनतम होगा 18, वो किस में, ए में है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो फॉर्मूला से आप यदि एक बार बना लेते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 25वां, देखिए ए है और बी है, ठीक है, ए और बी ये दो गो हैं, ठीक है। और बीच में 5 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, बीच में 5 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से कितना है 20वां है, ठीक है। तो लेफ्ट, ए का लेफ्ट से 20वां है तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 25वां, तो यहाँ पर दाएं से राइट, राइट कितना है 25 है, और बीच में 5 व्यक्ति हैं, बीच में कहने का मतलब मिडिल, मिडिल में कितना व्यक्ति है 5 व्यक्ति हैं। तो व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, अभी आपको हमने सूत्र दिया था, क्या दिया था, एल प्लस आर प्लस एम, ठीक है। तीनों को सिर्फ जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो एल कितना है 20, आर कितना है यहाँ पर 25, ठीक है। तो 20 और 25 45, और 5 इसको जोड़िएगा मिडिल तो 50, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी होगा। नोट्स परचेज के लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, किसी पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 15वां तथा उसी पंक्ति में राम का स्थान दाएं से 17वां। देखिए यहाँ दो व्यक्ति हो गया, रमेश अलग है और राम अलग है। दो व्यक्ति का दो छोर से अलग अलग दिया हुआ हो तो उसका फॉर्मूला अलग है, और एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से दिया हुआ हो तो उसका व्यक्ति का यहाँ फॉर्मूला अलग है। तो क्या इसका था, एल प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर माइनस, माइनस क्या था आपका एम प्लस 2, 21 में जब अधिकतम निकालना हो तब, ठीक है। तो एल कितना है आपका बाएं से 15वां, तो 15 हो गया, और दाहिने से 17, तो 15 प्लस 17 हो गया, और माइनस क्या कीजिएगा एम प्लस 2, तो एम यहाँ पर कितना है एम प्लस 2, तो दोनों छोरों के बीच में दो व्यक्ति हैं, दो हैं, तो 2 और 2 हो गया,
और माइनस कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, तो 15 और 17 कितना हो गया 32 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आएगा 28। यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर कितना होगा सी होगा। तो दोस्तों देखिए, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8? तो देखिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या? 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 5001 बार प्रश्न पूछा गया, जौन एग्जाम में जाइएगा तौने में पूछा गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। देखिए, केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम दे रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो है 101% प्रश्न भिड़ने की गारंटी है। तो जितने भी लोग हैं सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपकी परीक्षा होगी ही होगी, और वो परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये नोट्स परचेज कर लेना है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, और इसी चैनल पर से सारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है। इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो आपका कब था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? ये देखिए 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। कितना बार बता दे रहे हैं? 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किनको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एकदम पक्का याद रखिएगा, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए, आज हम राजनीति शास्त्र 6 to 8 के लिए राजनीति शास्त्र और 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारा चीज आपको भिड़ने वाला है। ठीक है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950। देखिए, आप लोग जब किताब में देखते होंगे शिक्षक बंधु, तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना बच्चों को गाने के लिए कहा जाता है, प्रस्तावना बोलने के लिए बोला जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो उसमें लास्ट में देखते होंगे, हम भारत के लोग भारत को करते हैं एक संपूर्ण, तो क्या लिखा होता है लास्ट में? आज हम 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत नारा लगाते हैं कि ना लगवाते हैं? लगवाते हैं ना। तो वही है 26 यहाँ पर क्या है, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2000 को यहाँ पर क्या करते हैं? एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित करते हैं। आप लोग कहते हैं तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ। देखिए वहां पर क्या किया गया? आपको सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया? भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का संविधान जब लागू हुआ वो था आपका 26 जनवरी 1950, और उसी दिन से भारत क्या घोषित हो गया? गणतंत्र घोषित हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 501 बारी प्रश्न देखिए आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है, चलिए अगला होगा, देश का श्याम बाइक से बाजार जाता है, यह कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा कि श्याम बाइक से बाजार जाता है? तो देखिए यहाँ पर साधन का प्रयोग किया गया है, बाजार जाता है। कौन सा साधन बाजार जाने के लिए है आपके पास? बाइक। तो से विभक्ति चिन्ह है, से करण कारक का है, लेकिन साधन है, तो साधन जिसमें होगा उसमें आपको जो है यहाँ पर करण कारक के अंतर्गत डालना है, तो ये करण कारक में जाएगा। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ने है, को है, से या के द्वारा है या कोई नहीं। तो करण कारक का 2 विभक्ति चिन्ह होता है, एक से होता है या एक के द्वारा होता है। ज्यादा प्रयोग से वाला किया जाता है, के द्वारा वाला प्रयोग बहुत कम होता है।